सो आज से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना है। ऑलरेडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टार्ट हो चुका है, बट आज हम थोड़ा डीपली इसको समझेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है किस लिए लाया गया। फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसे शॉर्ट में ओप्स कहा जाता है, OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, कभी भी मैं OOP भी लिखता हूँ तो उसका मतलब वही होता है। ठीक है, तो ये क्यों लाया गया है, पहले क्या प्रॉब्लम था, ऐसे ही हमने थोड़ा डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, बट अभी एक्चुअल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है तो हम उसे स्टडी करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम सबसे पहले क्लास और ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे, जिसके बारे में थोड़ा आइडिया तुम्हें ऑलरेडी आ चुका है, तो और डीपली समझेंगे। उसके बाद हमें इनहेरिटेंस देखना है। इन सब चीज़ों को हमें इस तरीके से देखना है और ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। ये अगर समझ में आया तो ये समझेगा। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझेगा। सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर एक भी आपका मिस हुआ तो कुछ भी नहीं समझेंगे। ठीक है, तो इसे प्रॉपरली हमें समझना है और हम एक रियल वर्ल्ड के साथ इसे कनेक्ट करेंगे सो दैट वो आसानी से तुम्हें और ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग एक होता है, ओवर राइडिंग एक होता है, तो इनके बारे में भी हम समझेंगे। मैं लिस्ट आउट करके दे रहा हूँ सारी चीज़ें, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सबसे मेन पिलर है उप्स के कॉन्सेप्ट के। और यहाँ पे एक एनकैप्सुलेशन एक आ जाता है, तो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। एंड इंटरफेस, इट इज अ पार्ट ऑफ उप्स सपोर्टिंग टूल्स की तरह काम होता है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें सपोर्ट वगैरह नहीं होता, तो इसके बारे में भी देखेंगे। एंड ये और एक इम्पॉर्टेंट है, देर इज़ नो सिंगल इंटरव्यू, ऐसा एक भी इंटरव्यू आपका नहीं होगा जावा का जिसके अंदर ये पूछा ना गया हो। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये कोई अलग चीज़ नहीं है, समझो। ठीक है, हम उप्स को इस तरीके से देखते कि ये कुछ तो अलग प्रोग्रामिंग हमें करना पड़ता है। ये यही प्रोग्रामिंग है जैसे कि कोई जनरल आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है, कि मुझे ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट करना या ऐसे फंक्शनलिटी चाहिए, तो उसको आपको सोचना है कि ये इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ज़्यादा सुटेबल होगा। उसके लिए ये अलग अलग पैटर्न दिए गए हैं, एज सिंपल एज। ठीक है, तो ये अपने सोच पे होता है कि हर एक चीज़ आपको यूज़ होगा ही ऐसा नहीं, आपके ऊपर नीड है। जैसे कि आपके पास अगर 4 व्हीलर भी है, आपके पास बस भी है, आपके पास ट्रेन का भी और प्लेन का भी, तो एवरी टाइम इट इज बेस्ड ऑन योर नीड, आप कौन सी चीज़ें यूज़ करना चाहते हो। जैसे आपके पास साइकिल भी है, आप वॉक भी कर सकते हो, राइट। सिचुएशन आप हैंडल कर लेते हो ना, कि 4 लोग हो, 10 लोग हो, 50 लोग हो, तो इसमें से क्या यूज करना है। इसी तरीके से इनका यूज़ है। अगर आप सिंपल फंक्शनलिटी करना चाहते हो तो क्लास ऑब्जेक्ट से अगर हो रहा है तो उसे यूज़ कर लो, बट कभी कभी आपको लगता है कि बहुत चीज़ें रीयूज़ हो रही है, हमें दूसरे क्लास का भी हेल्प लेना चाहिए, तब इनहेरिटेंस यूज करना है। कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है तो एब्स्ट्रैक्ट यूज करो, कुछ भी नहीं पता है तो इनहेरिटेंस यूज करो। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल चाहिए आपको तो एनकैप्सुलेशन यूज करो। एक ही चीज़ें बार बार करनी है लेकिन नाम सेम रखना है तो पॉलीमॉर्फिज्म यूज करो। तो ये डिपेंडिंग ऑन नीड, आपका कौन सी चीज़ें कब कहाँ पे किस सिचुएशन में यूज़ होना चाहिए वो आपको समझना है। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट हर एक दिन हम एक एक पॉइंट को स्टडी करेंगे और उसकी नीड भी हम समझेंगे। और इन सब की शुरुआत होती है तुम्हारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। इससे पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें उप्स को क्यों लाया गया। पहले ही हमने बात किया इसके ऊपर, शायद आपको थोड़ा पता भी होगा। वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अभी तक सी लैंग्वेज स्टडी किया हो, तुम्हारा क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड। उसकी एक प्रोसीजर है और सारा कोड आपको कहाँ पे लिखना पड़ता है, वन सिंगल फाइल के अंदर ही आप सारा कोड लिख रहे हो। अब एज्यूम करो आप किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हो जॉब के लिए, वहाँ पे एक क्लाइंट आता है। ठीक है, क्लाइंट सबसे आने के बाद वो क्या देगा आपको, रिक्वायरमेंट देगा कि मुझे ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। वो थोड़ी टेक्निकली आपको कोई बताने वाला कि आपको क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ये सिर्फ आएगा, सपोज एज्यूम करो कि इनका खुद का एक कॉलेज होगा
और वो बोल रहे हैं कि मुझे कॉलेज के लिए ना एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, मेरे अलग अलग स्ट्रीम है कॉलेज के अंदर, जैसे तुम्हारे पास आर्ट्स स्ट्रीम है, कॉमर्स है, साइंस स्ट्रीम है, ठीक है, प्रिंसिपल है आपके पास, एचओडी है आपके पास, तो इन सबको मुझे मैनेज करना है, कौन से क्लास में कितने स्टूडेंट है, उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़, कॉमर्स के अलग, साइंस के अलग, और एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहता। दिस इज योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर ये बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक सिंगल आदमी तो इसे प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकता, सबसे सिंपल चीज़ है। अगर तुम ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज से करना चाहते हो, तुम्हें क्या करना होगा, जैसे तुम एक फाइल बना दोगे college.c और तुम यहाँ पे कोड लिखना चालू कर दोगे, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल चाहिए, आर्ट्स के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग, साइंस के लिए अलग। बट इन सबको तुम्हें करना क्या होगा, एक ही फाइल में तो लिख रहे हो तुम, है ना। जैसे यहाँ पे 3 लेक्चर चल रहे हैं और सब कुछ चीज़ें एक ही क्लासरूम में बैठ के हो रहा है, तो कैसे लगता है। सो दैट हैपन्स इन द प्रोसीजर ओरिएंटेड। एंड बाय द वे एक सिंगल फाइल है तो मल्टीपल लोग इस पर कैसे काम करोगे, काम करते ही नहीं आएगा, राइट। तो कौन क्या करेंगे, ये आर्ट्स पे, कॉमर्स पे, साइंस पे कर रहे हैं, तो साइंस का बच्चा आर्ट्स का भी देख पा रहा है, आर्ट्स का बच्चा कॉमर्स का भी देख पा रहा है। तो यहाँ पे पूरा क्या है, मिक्सअप है, नो मॉड्यूलरिटी, ठीक है। और उन्हें सबसे पहले आर्ट्स का चाहिए होगा, तो सिर्फ कॉमर्स का चाहिए होगा, तो सिर्फ साइंस का चेक करना है, तो इसमें तो हम ऐसे नहीं कर सकते, एक साथ तीनों के तीनों देने आते हैं और कोई भी किसी को भी एक्सेस कर पा रहा है। सो दिस इज प्रॉब्लम विद द प्रोसीजर ओरिएंटेड, ठीक है। मॉड्यूलरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सब कुछ कोई भी चीज़ें कहीं पे भी कैसे भी चल रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए ही UPS को लाया गया है कि हमें एक ऐसा एक सेपरेशन चाहिए। आज के डेट में कॉलेज कैसे, पहले हम जब मैं गांव में था 1-2 साल जब स्कूल में गए थे ना, हमारे ऐसे एक क्लासरूम था बड़ा सा और ऐसे लाइन मारे हुए थे, दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, सेकंड स्टँडर्ड के लिए, ऐसे लिहिलेलं असायचे तर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टीचर एक ही, यहाँ पे आके खड़े होने की, यहाँ पे आके हम सब सुनने के सबके क्लास के, ऐसे क्लासरूम। बट वहाँ पे ऐसा नहीं जमेगा ना, आगे जाके तुम्हें अलग अलग क्लासरूम क्रिएट करने होंगे। जैसे अभी के डेट में क्या है, आर्ट्स का पूरा क्लासरूम अलग है, कॉमर्स का पूरा अलग है, एंड साइंस का पूरा अलग है, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कितना इजी एंड मॉड्यूलर वे उन्होंने करके रखा है। सो आर्ट्स रिलेटेड चीज़ें आर्ट्स क्लास में होगी, कॉमर्स की चीज़ें कॉमर्स के अंदर, साइंस की चीज़ें साइंस के अंदर। फिर इन सबको कौन एक्सेस करेंगे, आइदर तुम्हारा एचओडी और प्रिंसिपल्स। जिसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन ले लेगा, उसकी ऑब्जेक्ट बनाएगा, टेक इंफॉर्मेशन, क्रिएट ऑब्जेक्ट, टेक इंफॉर्मेशन। सो इस प्रॉब्लम को हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी आपको क्लासेस चाहिए, क्लासेस क्रिएट कर लो और इस क्लास को तुम एक्सेस कर सकते विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कल हमने एग्जाम्पल भी देखा था लास्ट लेक्चर में कि क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, एक क्लास क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स क्लास की डेफिनेशन क्या है, द क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। सो आर्ट्स के रिलेटेड सारी चीज़ें उसी पर्टिकुलर क्लास में होगी। जैसे कि तुम यहाँ पे एक आर्ट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी है वो लिखना चाहते हो, सपोज 50 स्टूडेंट है, या इसकी कुछ इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो वाइड ए करके, जो भी SOP, ये आर्ट क्लासरूम, ठीक है। तो एक तुम्हारा क्लास बन गया और उस क्लास के रिलेटेड सारी चीज़ें कहाँ पे, आर्ट्स के अंदर। इसी तरह से तुम्हें कॉमर्स पे क्लास पे करना है तो अभी इसके अंदर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, और एक तुम क्लास बनाओगे। अभी मैं फिर सारे क्लास का काम अलग अलग लोगों को दे सकता हूँ कि ये एम्प्लॉय 1 करेगा, ठीक है, ये एम्प्लॉय 2 पे काम करेगा, ये एम्प्लॉय 3 पे काम करेगा। तो मिक्सअप नहीं है, हर एक को सेपरेट काम मिल रहा है, हर एक का काम अलग अलग है। आज के रिलेटेड चीज़ें देखो, तुम एक जन है वो कॉमर्स के बारे में देख रहा है। ये मॉड्यूलरिटी किसके अंदर मिलती है तुम्हें, वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इसका फंक्शन अलग, उसकी रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे होगी। उसी वजह से तुम क्या करोगे, क्लास साइंस, इसके रिलेटेड चीज़ें यहाँ, ठीक है। ऐसे 100 ऑफ क्लासेस तुम बना सकते हो
उसकी चीज़ें उसकी रिलेटेड ही समझ आ जाता है। तो आर्ट्स को कॉमर्स नहीं एक्सेस कर सकता, कॉमर्स को साइंस एक्सेस नहीं कर सकता, उनकी सारी चीज़ें उसी पर्टिकुलर क्लास के बेस पे चल रही है। सो ये हमें उप्स जो है वो फीचर प्रोवाइड करता है, पहला कॉन्सेप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्लासेस क्रिएट कर सकते हो ताकि वो जो कन्फ्यूज़न है एक ही क्लास में सारी चीज़ें लिखने से अच्छा या टू कीप द सेपरेशंस। ठीक है, तो ये हमें प्रैक्टिकली भी देखना है। द सेम चीज़ आप अगर बाजार को जाते हो तो एक ही पिशवी में तुम सारा सामान भर के लाते हो, ठीक है, बट एज इट इज़ रख देते हो क्या? एज इट इज़ रखा तो उसे एक्सेस करना कितना प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब जैसे ही घर पे चले जाओगे तो सारी चीज़ें सेपरेट कर दोगे, भाजी पाला कांदे बटाटे जो भी है तुम अलग अलग चीज़ें रख दोगे, सो दैट वो एक्सेस करने में आपको आसानी हो सके। पहले सी प्रोग्रामिंग मतलब एक ही थैली में सारी चीज़ें तुमने रख के रखी है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब प्रॉपरली सेपरेशन करके रखा है, जो चीज़ें जब चाहे तुम उसी वे से उसी तरह से एक्सेस कर सकते हो। तो प्रोग्राम को जितना प्रॉपरली आप रखोगे उतना प्रॉपरली एक्सेस होता है, और वही चीज़ें प्रॉपरली अरेंज करने के लिए और अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए गए क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो वही हमें समझना है कि कौन सी चीज़ें कब सूट होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें एक सिंपल चीज़ें करनी है। उनका एक कॉलेज है, तो 3 क्लासरूम अलग अलग क्रिएट करने होंगे और एक प्रिंसिपल का क्लासरूम अलग क्रिएट करना, दैट इज़ योर मेन क्लास, और ये तीनों क्लास को ये एक्सेस करेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऐसा ही दिया जाता है, क्लाइंट रॉ मटेरियल एक रॉ डेटा वो दे देता है कि मुझे ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, उसको सोचना है और सोच के हमें उसके कोड में कन्वर्ट करना है, और ये नॉलेज 100 में से सिर्फ 10 लोगों के पास होता है। उन्हें अगर मैं प्रोग्राम लिखने को बोलूँ तो प्रोग्राम लिख लेते कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम करना है, कोड लिखते, बट अगर उन्हें एक स्टोरी बता दी गई कि स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करना है तो वो जल्दी आता नहीं। और आज के डेट में ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, चाहे तुम्हारे इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, उसे केस स्टडी कहा जाता है। ठीक है, एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख के देंगे वो ऐसे 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 ऐसे, उस पैराग्राफ को समझना है आपको, ब्रेक डाउन करना और उसका कोड लिखना होता है। ठीक है, ऐसे एमएनसी के बहुत सारे राउंड हो गए, वो ऐसे ही हो गए, और हमें एक आदत होती है कि एक प्लेन प्रोग्रामिंग हम लिख लेते, ऐसा नहीं होता। अभी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ब्रेक डाउन करके उसका कोड लिखते आना चाहिए, वो आपको नॉलेज होना चाहिए आज के डेट में। तो वही करना है। तो एक छोटी सी स्टोरी हमें समझ में आ रही है। एक क्लाइंट है, उसका एक कॉलेज है, उस कॉलेज के लिए उसको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। कॉलेज आया तो क्या होगा, तुम्हारे एक मेन कॉलेज मेन क्लास बना देंगे। कॉलेज के अंदर कितने स्ट्रीम है, एक आर्ट्स का, एक कॉमर्स का, एक साइंस का। ठीक है, इन तीनों की 3 क्लास बना देंगे और इसको मेन क्लास बना देंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर जो भी चीज़ें आगे जाके ऐड होते रहेंगी हम ऐड करते रहेंगे, क्योंकि एक बार क्लास बन गया तो इस क्लास के अंदर तुम 100 ऑफ फंक्शन बना सकते हो। इसके अंदर भी जो भी फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, ये भी तुम्हें ऐड कर सकते हो, और इनको जब चाहे तुम इसे एक्सेस भी कर सकते हो। तो एक मॉड्युलरिटी होगी, तो कोई डिस्टर्बेंस किसी को नहीं होता। कल जाके आर्ट स्ट्रीम बंद भी होगी तो भी सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि कॉमर्स और साइंस चालू है। या कल जाके एक नया स्ट्रीम भी आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे कंप्यूटर साइंस आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे ना ही इसे डिस्टर्ब करेंगे, ना ही इसे डिस्टर्ब करेंगे, ना ही इसे डिस्टर्ब करेंगे। पर यही चीज़ें अगर तुम एक ही क्लासरूम में कर रहे हो तो हर एक को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो दिस इज मॉड्युलरिटी जो हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देता है। तो हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सिंपल सी बात है। प्रोजेक्ट पे चले जाओ अपने 10 उप्स के अंदर में चले जाता हूँ। सबसे पहले हमें एक मेन क्लास क्रिएट कर लेना होगा। मेन क्लास में एक्स्ट्रा कोड नहीं करना है कभी भी, सिर्फ वहाँ पे क्लास के ऑब्जेक्ट होने चाहिए और तुम्हें एक्सेस करते आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कॉलेज, ये अपना है मेन क्लास। ठीक है, इस कॉलेज के अंदर कितने स्ट्रीम से 3 है, तो पहला हमारा बनाएंगे हम एक सिंपल क्लास, उसका नाम दे देंगे आर्ट। ठीक है, तो ये आर्ट्स का क्लास है और इसके रिलेटेड सारी चीजें, चाहे वेरिएबल्स हो, चाहे 100 ऑफ फंक्शन या 1000 ऑफ फंक्शन हो, सारी चीजें आर्ट्स रिलेटेड आर्ट्स क्लास में ही होगी। तभी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आर्ट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, जो भी 50, और एक इंफॉर्मेशन बना देता हूँ
ER नाम का SYSO, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज आर्ट्स क्लास। आर्ट क्लास एग्जाम्पल के तौर पे। फिर यहाँ पे तुम जो भी लॉजिकल कोड लिखना है, उनके अटेंडेंस लिखना है, उनके सिलेबस लिखना है, या जो भी आर्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे रहेगी, इसी क्लास में रहेगी। क्या तुम तो इसी वजह से और एक क्लास, अगर ये सिंपल सी लैंग्वेज होता तो तुम्हें यहाँ पे कॉमर्स का भी कोड लिखना पड़ता, साइंस का भी कोड लिखना पड़ता, आगे जाके और कुछ आता तो वो भी तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ता, जो कि फिर उतना मॉड्यूलरिटी नहीं है, तो मिक्सअप हो जा रहा है। तो आर्ट्स रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। सिमिलर मैनर कॉमर्स चीज़ें आपको करना है, तभी मैं यहाँ पे कॉमर्स बना लेता हूँ, COMM, सिंपल क्लास। तो कॉमर्स रिलेटेड चीज़ें कॉमर्स के अंदर बन जाएंगी। यहाँ पे बोला जाओ इंटर CNO, फॉर एग्जांपल 80 स्टूडेंट हो गया उसके, वाइड CM कर देता हूँ मैं, कॉमर्स की चीज़ें कॉमर्स के अंदर, COMMER, कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है, STUDENT, कॉमर्स रिलेटेड सारी चीज़ें। और एक क्लास है तुम्हारा साइंस, जितने भी क्लासेस हो गए उसके रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे करेंगे। कुछ वेरिएबल, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर हम क्या कर रहे हैं? यही है पूरे जावा के अंदर। दिस इज साइंस क्लास, तीनों क्लास बन गए। तो आगे जाके कहीं पे भी तुम्हें काम करना रहा, आर्ट्स के रिलेटेड काम करना है तो इसमें जाके करोगे, कॉमर्स में करना है तो कॉमर्स में जाके करोगे, और साइंस में करना है तो साइंस जाके करोगे, ठीक है। अभी ये तीनों क्लास है जो इंडिविजुअली लिखा है हमने, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हो गए। एग्जीक्यूट क्या होगा तुम्हारा, मेन क्लास ओनली। तो अभी जिस क्लास के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल तुम्हें साइंस के रिलेटेड देखना है कि साइंस के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो आपको ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना होगा, साइंस का। साइंस S इज इक्वल टू न्यू साइंस, बस। अब इसके मदद से तुम क्या कर सकते हो, सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट तुम्हें देखना है तो SYSO S डॉट, तो साइंस की सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी तुम्हें, वेरिएबल एज वेल एज फंक्शन। तो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट देखना चाहता हूँ साइंस की, तो SNO में मिल जाएंगे, और S डॉट SC, सॉरी, इसके फंक्शन भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशंस, तो हमें साइंस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल गई। नीचे है उसका आउटपुट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है और ये साइंस क्लास है। इसी तरह से अगर मुझे कॉमर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं साइंस के क्लास के थ्रू कॉमर्स का इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये किसका है, कॉमर्स का है। तो हमें उसका भी अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। जिस क्लास का इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए उस क्लास के ऑब्जेक्ट तुम बनाओ, एंड दिस इज सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। नाउ C डॉट तुम CM को कॉल कर सकते हो। अगर वेरिएबल प्रिंट करना है तो C डॉट CNO। तो अभी तुम्हें आर्ट्स की भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, सॉरी कॉमर्स की भी मिलेंगी, एज वेल एज साइंस की भी मिलेगी। सिमिलर मैनर, इफ यू वांट इंफॉर्मेशन अबाउट आर्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करेंगे, आर्ट का क्लास बना दूंगी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड वेरिएबल प्रिंट करना है तो A डॉट ENO और A डॉट AR, ठीक है। तो उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, आर्ट्स की इंफॉर्मेशन, साइंस की इंफॉर्मेशन एंड कॉमर्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है।
दिस इज व्हाट द मॉडुलरिटी। अगर कल जाके सपोज मुझे चेंज करना रहा कि नंबर ऑफ ना आर्ट्स के एडमिशन बढ़ गए, तो मुझे कोड कहाँ पे जाके करना है, आर्ट्स क्लास में जाके करना होगा। और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, सपोज 100 स्टूडेंट हो गया, राइट। बस यहाँ पे चले जाओ, जस्ट प्रिंट इट। आर्ट्स के कितने स्टूडेंट हो गए, 100 स्टूडेंट हो गए। जो भी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो उसके रिलेटेड तुम जाके ये कर लेंगे। सपोज अभी एक मैं नोटिस लिखना चाहता हूँ कि साइंस के अंदर कि नोटिस फुल हो चुके, तो वाइड यहाँ पे जाके एक फंक्शन बना दूंगा मैं, नोटिस, ठीक है। क्या हुआ, VOID स्पेलिंग रॉन्ग है, फाइड नोटिस। नोटिस क्या लिखना है हमें, साइंस एडमिशन फुल, एडमिशन फुल, जो भी है, TIO क्या हो चुके हैं, एडमिशन फुल हो चुके हैं। इसकी नोटिस है, तो ये हमें चेक करना होगा तो हम चेक कर सकते हैं। बट किसके पास नोटिस है अभी, सिर्फ साइंस के पास। तो इसके 1 मिनट में कमेंट कर लेता हूँ, गो हियर, और इसका मैं चेक कर लेना, S डॉट नोटिस है क्या कुछ है, वो क्या है तुम्हारा, एडमिशन फुल हो चुके हैं। तो उस क्लास के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हमें करनी है उस पर्टिकुलर क्लास में हम जाके कर सकते हैं, जिससे कोई भी कहीं डिस्टर्ब्स नहीं होगा। क्योंकि आर्ट्स की इंफॉर्मेशन अभी तक चालू है, साइंस का अलग इंफॉर्मेशन चालू है और कॉमर्स का अलग चीज़ें चालू है। तो इससे क्या हो जाता है, एक मॉडुलरिटी आ जाती है। जिनको जिस एम्प्लॉय को जो काम दिया गया है उसी काम पे फोकस करता है, किसी को और डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट से क्या हो जाता है, तुम्हारी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती। तो ये करते आना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आगे जाके बहुत सारे ऐसे तुम्हें कंपनी में जाने के बाद एक क्लास असाइन कर देंगे आपको कि तुम्हें इस क्लास में जाके काम करना, ठीक है। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। एक मैं कोड दिखाता हूँ कि कितने नंबर ऑफ क्लासेस हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लासेस होते हैं और उस क्लास के अंदर जाके आपको काम करना पड़ता है। कहीं पे सिर्फ फाइल्स दिखा देता हूँ मैं। ये दिखा दे रहा है, क्लास बनाया मैंने यहाँ पे, ये बिल्ट इन क्लासेस है, इसका हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे मेन में बहुत सारे क्लासेस हैं जावा के अंदर। इतने नंबर ऑफ क्लासेस दिखाई दे रहे तुम्हें, तो उसके रिलेटेड चीज़ें सब उसी के अंदर है। अभी एज्यूम करो कि ये हज़ारों लाइन के कोड है मेरे, और सारा कोड में एक ही फाइल में अगर लिख लेता और कल जाके कुछ प्रॉब्लम आता तो उसे मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ अलग ही है और वो किसके रिलेटेड है, वो कहाँ पे लिखा है, किस लाइन पे लिखा है, वो ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट इसमें मेरा काम आसान हो जाता है। सपोज मुझे अगर प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे एक अदर स्टॉक रिपोर्ट में प्रॉब्लम आ रहा है या स्टॉक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उसी पर्टिकुलर फाइल में जाऊँगा, राइट, और उस फाइल में जाके ही मैं चेंजेस करूँगा। जैसे यहाँ पे कुछ मेरा अदर स्टॉक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं जाऊँगा कहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, पब्लिक क्लास ही है और एक क्लास का नाम है। इनहेरिटेंस वगैरह हम स्टडी करेंगे, बट अभी ये समझ में आ रहा है दिस इज अ क्लास है। और क्लास के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ये दिखाई दे रहे सारे वेरिएबल्स, और बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो नीचे जाके आपको सारे फंक्शंस नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अभी सिंपल सा एक फंक्शन लिखा है मैंने, बट देर आर टू मेनी फंक्शंस, बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं और ऐसे कोड हमें लिखना पड़ता है। ये सारे फंक्शंस ही है जो हम लिख रहे हैं अभी। ये आगे जाके ऐसे जावा के कोड हम स्टडी करेंगे, बट दिस ऑल आर द फंक्शंस दैट वी आर यूजिंग। और दिखाई दे जाएगा, तो बहुत सारे कोड ऐसे करने पड़ते हैं। दिस आर द फंक्शंस एंड द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। लोड डेटा दिख रहा है, पब्लिक वाइड डेटा, और एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हमने लिखी होगी तो उस पर्टिकुलर रिलेटेड फंक्शंस हुए। तो ऐसी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, बिकॉज एट द एंड यही है,
ठीक है। तो उसके रिलेटेड सारी चीज़ें कहाँ पे है, जैसे ये कौन सा फंक्शन है, अभी एक पैरामीटराइज फंक्शंस, राइट, प्री डेटा लोड करने से पहले कैसे डेटा लोड करना। हालांकि उसके अंदर एसक्यूएल क्वेरी वगैरह लिख के रखा है मैंने, बट जो काम है जो सिंपलर है इसी तरह से हमें करना पड़ता है, और यही हमारा काम है। लेकिन यहाँ पे भी एक क्लास बनाया है एक्सटेंस, जैसे मैंने बताया क्लास एक्सटेंस इम्प्लीमेंट स्टैटिक फाइनल, यही दिखाई देगा पूरे जावा के अंदर, चाहे आप कितने भी अंदर चले जाओ, कितने भी डीप में चले जाओ, यू विल फाइंड ओनली दिस। ओके, ये मैं हमेशा क्यों दिखाते रहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें तुम स्टडी कर रहे हो ना वही यूज होता है इंडस्ट्री में, एंड लाइक दिस सिर्फ एक बड़े फॉर्मेट के रिलेटेड यूज होता था, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। इसी तरह ही है कॉन्सेप्ट, देख पाए हो तुम, एक क्लास बनाया है, कुछ वेरिएबल डिफाइन किए गए और कुछ फंक्शन डिफाइन किए गए, और इनको एक्सेस करने के लिए हमें जाना पड़ता है मेन क्लास में, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, उसको एक्सेस कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी आपको टास्क दिया जाता है टू एज्यूम दैट क्रिएट दिस काइंड ऑफ क्लास हैविंग दिस फंक्शनैलिटी, और उसको एक्सेस कर लो, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो मैं और एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट इज अ बेस, और इसी बेस पे सारी चीज़ें बनाई गई, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये मन में आ जाएंगी कि क्लास ऑब्जेक्ट से तो सारा काम हो रहा है, फिर आगे क्या हम चीज़ें क्यों स्टडी कर रहे हैं। जैसे कल हम इनहेरिटेंस स्टडी करने वाले, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इनहेरिटेंस को क्यों लाया गया, अगर क्लास ऑब्जेक्ट से काम होता है इनहेरिटेंस क्यों लाया गया, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, तो उसको मैं कैसे करूँगे वो बोलो, कि एज्यूम करो आपको ना एक क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है, मेन क्लास कार शोरूम, ठीक है, कार शोरूम, और इस शोरूम के अंदर अलग अलग ब्रांड के कार आते हैं, और उस ब्रांड के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उस क्लास के अंदर आपको रखनी है। तो आप क्या करेंगे, एक मेन क्लास बना देंगे कार शोरूम्स, सपोज आपके पास 4 ब्रांड है, तो 4 ब्रांड के रिलेटेड आप बना देंगे, जैसे कि आपके पास BMW है, ये एक ब्रांड है, दूसरी सपोज आपके पास फरारी है, तीसरी आपके पास क्या और ब्रांड कार के, हाँ फास्ट है, फोर्ड है, मतलब बहुत सारे, अब बड़े ब्रांड बता दो क्या फर्क पड़ता है, लिखना तो नहीं, ठीक है, लैम्बोर्गिनी वगैरह है, एनीथिंग दैट यू हैव डिफरेंट ब्रांड्स, मारुति सुजुकी वो भी इंडियन ब्रांड ही है, बट कर सकते हो आप कोई भी, महिंद्रा है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स। जो जितने भी ब्रांड आगे जाके बनेंगे, तो आपके BMW की सारी इंफॉर्मेशन आप किस क्लास में लिखोगे, इसी पर्टिकुलर क्लास पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो एक मॉड्युलरिटी है, इसकी प्राइस क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, कितने नंबर ऑफ सीसी है, सब इंफॉर्मेशन उसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर होगा, राइट। और जिसका भी तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए उसका तुम क्या करेंगे, जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे, और उस ऑब्जेक्ट डॉट इस इन्फो को कॉल कर लोगे, सो दैट उस पर्टिकुलर रिलेटेड मिलेगी, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग समझो, ये सुटेबल और एकदम प्रॉपर एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग तुम कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस। सो यही तो मेन है तुम्हारा, ठीक है, टू अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या चीजें हो रही है, ठीक है। अब इसे प्रैक्टिकली करना है तो आप आसानी से कर पाओगे। चलो मैं एक क्लासरूम, एक कार का बना देता हूँ, और आगे की सारी चीज़ें तुम्हें करनी, ठीक है। तो एज यूजुअल तुम क्या करोगे, यहाँ पे जाके एक मेन क्लास बना दोगे। कैसे मेन क्लास क्रिएट करना है, सपोज कार शोरूम में बना देता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा मेन क्लास हो गया। और बहुत सारे क्लास के तुम सिंपल क्लास बना सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा क्लास बना देता हूँ एज अ BMW, सही है, सिंपल क्लास बन जाएंगे तुम्हारे, और इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसके CC के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूँ, स्ट्रिंग में लिखूंगा मैं CC, जैसे कि ये है 1200 CC, डबल कोट में लिखना होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, 1200 CC।
और आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे एक फंक्शन लिख सकते हो, वाइड BW में कर लेता हूँ SYSO, दिस इज BMW, ओके। और उसकी प्राइस भी लिख सकते हो तुम, कितना प्राइस होगा, कुछ आइडिया है, किसको पता है? 128 क्या? बेस मॉडल की बता रहा हूँ मैं। तो बेस मॉडल इसका स्टार्ट होता है 65 लाख से या 70 लाख से, ठीक है। फिर ऐसे तो 2.5-3 करोड़ तक जाता है, बट इट्स ओके लाइक। तो अब चलो मैं लिख लेता हूँ, सपोज जो भी लिखना चाहता हूँ 85 लाख कर लेता हूँ, द बेस मॉडल स्टार्ट। तो ये जो है प्राइजेस। तो BMW की इंफॉर्मेशन किसी को चाहिए तो यहाँ पे क्या करेगा, शोरूम में जाएगा और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए BMW, so you have to create an object for this, b is equal to new BMW बन जाए, ठीक है। देन b डॉट, CC के बारे में जानना चाहते हो, इंफॉर्मेशन चाहिए, बट CC आपको इसमें मिलेंगी, b डॉट CC, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग क्लासेस बना दो, उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर रख सकते हो, जो भी करना, ठीक है। कल जाके उन्होंने बोला कि मुझे कलर का ऑप्शन भी चाहिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाके कलर भी लिख दोगे, ठीक है, जो भी लिखना है आपको। कलर सपोज ब्लैक कलर कर दो, मैं कलर रेड करता हूँ उसका, काय करायचे नहीं, मैं रेड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपने पास रेड है ना ऑप्शन, क्योंकि ऐसे ERR में लिख सकते। ब्लैक आपको जो भी लेना होगा आगे जाके ले लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फील आता है। एक्चुअली ब्लैक में भी आ जाएगा, क्योंकि ब्लैक से ब्लैक ही पेंट होता है, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ना आपको मेजरली ये समझना ये कितना सुटेबल है, और ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। जिसके रिलेटेड भी आपको चीज़ें लिखनी होती है उस क्लास में चले जाओगे और वहाँ पे चेंजेस करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो कोई भी किसी को डिस्टर्बेंस नहीं करता, एंड दैट इज ए प्राइमरी मोटो ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अलग अलग क्लासेस बना दो और उसके फंक्शन बना दो, उसको फंक्शन को कॉल करो वाइल क्रिएटिंग दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है और एल्स इट इज कहा जाता है, 2-3 नाम है। इसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, रेफरेंस वेरिएबल कहा जाता है, या इसे इंस्टेंस भी कहा जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है। कुछ भी पूछा है, हैव यू इंस्टेंस वेरिएबल्स का मतलब क्या है, रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या है, या ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, सबका काम क्या है, एक ही। मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके थ्रू हम उस क्लास की वैल्यूज एंड फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। और इसे क्यों हमें क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए एक मॉड्यूलरिटी आ जाती है कि उसी क्लास के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके पास है, तुम दूसरे क्लास के थ्रू उस क्लास की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकती। तो जिस क्लास का इंफॉर्मेशन चाहिए तुम्हें, उनके रिलेटेड ऑब्जेक्ट और रेफरेंस क्रिएट करना होगा, ताकि तुम्हें उसके सारे फंक्शंस और वेरिएबल। सिंपल सी बात है, अगर ये डेटा एक्सेस करना है तो इससे हमें पूछना पड़ेगा, इसका रेफरेंस क्रिएट करो, ये सारी चीजें तुम्हें एक्सेस हो जाती, ठीक है। तो अभी ये चीजें समझ में आ रही है, क्लास ऑब्जेक्ट हमें क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, ठीक है। तो कल जाके ना हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले, दैट इज इनहेरिटेंस। उसका सिर्फ एक मैं इंट्रो दे देता हूं, वाई इनहेरिटेंस के रिलेटेड। अभी एक चीज आपके एकदम क्लियर हो चुका है, एक क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन होता है, जैसे कैलकुलेशन नाम का क्लास है और इसके अंदर मेरे पास एक CL नाम का फंक्शन है, एज्यूम करो, राइट। यहाँ पे मैं 1000 लाइन का एक कोड लिख रहा हूं। ये फंक्शन सिर्फ किसको एक्सेस होगा, CL नाम का, सिर्फ इसी को एक्सेस होगा,
कोई दूसरा एक्सेस कर सकता है क्या? जैसे कि मेरे पास पर्सनल लोन का है, कार लोन का है, क्या ये पर्सनल लोन वाले या कार लोन वाले इस कैलकुलेशन को एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मतलब अगर इसे सेम फंक्शनलिटी चाहिए होगी तो ये क्या लिखेगा, सेम 1000 लाइन लिखना होगा इसको भी, क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहता है, उस क्लास के रिलेटेड जो भी फंक्शन है सिर्फ उसी क्लास को एक्सेस होती है। अगर कार लोन वालों को भी सेम फंक्शनलिटी करना है तो भी उसे क्या करना होगा, लिखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे फंक्शन सिर्फ तुमको ही एक्सेस है, तुम दूसरे को नहीं एक्सेस कर सकते। बट एक देखा जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है ना, ऐसा कुछ तो प्रोविजन चाहिए ना। जैसे कॉलेज के अंदर आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, साइंस के, बट तुमने देखा होगा कि सारे कॉलेज के सारे स्ट्रीम मिला के एक ही कॉमन फंक्शनल हॉल होता है ना। कुछ कार्यक्रम करना रहा तो सबके रिलेटेड एक ही हॉल रहता है। फिर अगर इतने सारे स्ट्रीम है तो 3-3 हॉल क्रिएट करने की जरूरत है क्या उन्हें? एक कॉमन हॉल को भी सब एक्सेस कर सकते हैं ना। तो ऐसा फिर कुछ तो प्रोविजन होना चाहिए कि एक ही फंक्शनलिटी जिसके मैंने 1000 लाइन का कोड लिखा है तो इसका एक्सेस दूसरे क्लास भी ले सकते हैं क्या, इसके लिए कुछ प्रोविजन बनाया गया है क्या? तो वो हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, इनहेरिटेंस। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? ये क्लास और ऑब्जेक्ट ने एक काम तो अच्छा किया कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी है, कोई एक्सेस करना चाहता नहीं। बट अगर किसी को एक्सेस करने देना है तो वो हम दे सकते हैं क्या? क्या पर्सनल लोन वाले इस कैलकुलेशन का फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं क्या? क्या कार लोन वाले सेम फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं क्या? तो वो प्रोविजन कहाँ पे मिल जाता है, इनहेरिटेंस में। वो हम कल देखेंगे प्रैक्टिकली, बट आज के डेट में आपको सिर्फ ये समझना है कि हमें अलग अलग क्लासेस बनाते हैं, उस क्लास के अंदर उस क्लास के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहती है, और उस क्लास के रिलेटेड कुछ एक्सेस करना है तो उसका हमें सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। कोई दूसरा क्लास वो फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल बना के उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। क्लास क्रिएट करते आना, उसके अंदर वेरिएबल फंक्शन डिफाइन करना, और मेन क्लास में जाके उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फंक्शन कॉल होना ही चाहिए। ठीक है, इट इज अ बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर ये नहीं आया तो आगे का कुछ भी नहीं आएगा। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन क्लास, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस। ठीक है, इसकी जितनी चाहे आप प्रैक्टिस कर लो, अलग अलग क्लास बना दो, वेरिएबल बना दो, एक्सेस करो उसे। दूसरे क्लास के फंक्शन कैसे एक्सेस करने हैं वो तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि इनहेरिटेंस में वही लगेगा, सब में चीज़ें सेम यूज होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, जो कि हम उसे कल देखने वाले हैं। समझ में आए चीज़ें, ये कर लो प्रैक्टिकली। ठीक है, सिंपल क्लास ऑब्जेक्ट का डेमो ऑलरेडी तुमने लिखे रखा है, फिर भी अगर लिखना है तो तुम उसे लिख सकते एक सिंपल सा। ठीक है, ये सिंपल क्लास है एंड दिस इज योर मेन क्लास। ये समझ में आया ना सिंटैक्स? एक प्रोग्राम में दे देता हूँ, जैसे कि ठीक है,